welcome to my channel. It's me Simran Sahani and welcome to the MCQ Marathon series of Class 11 English. आज हम करेंगे इंग्लिश की पोएम लिबर्नम टॉप के MCQ क्वेश्चंस. तो ऑल द स्टूडेंट्स जिसने अभी तक इस पोएम को नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लास 11 इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ पे आपको क्लास 11 इंग्लिश का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेगी पूरे सिलेबस की. तो अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा पहले जाके चैप्टर पढ़ो. मैंने सारा सिलेबस पढ़ा दिया क्लास 11 का एंड आफ्टर दैट उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको MCQ क्वेश्चंस की वीडियो मिलेंगी एंड हमारा MCQ का सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है. तो आपको जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ना हो यू कैन जस्ट रेफर टू दैट प्लेलिस्ट. वहाँ पे आपको सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे और साथ में MCQ क्वेश्चंस भी. और MCQ यहाँ पे मैं आपको केस बेस्ड एंड द वन विच आर इंक्लूडिंग सिनोनियम एंटोनियम एंड विद ऑल द पोएटिक डिवाइसेस सारे के सारे MCQ क्वेश्चंस आज हम यहाँ करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड अगर आपने पोएम नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पहले पोएम पढ़ लेना. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द बर्ड इन द इमेज. आपको इस बर्ड को आइडेंटिफाई करना है दैट ये कौन सी बर्ड है. ऑप्शन ए स्पैरो, ऑप्शन बी कुकू, ऑप्शन सी गोल्डफिंच या ऑप्शन डी इट इज़ अ पैरट. तो करेक्ट आंसर इज C1 दैट इज ये क्या है, ये एक गोल्डफिंच बर्ड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं and this is a case based question. The laburnum top is silent, quite still in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो हमें केस गिवन है यही कि लेबनम टॉप जो है, लेबनम क्या है, एक ट्री है, वो बहुत साइलेंट है एंड क्वाइट स्टिल है. ठीक है, और आफ्टरनून का समय है और सितंबर चल रहा है और ब्राइट सनलाइट है और जितनी भी लीव्स है वो बिल्कुल येलो सी लग रही है और उसके सीड्स गिर गए हैं. ये हमें डिस्क्राइब करा गया है. लेट्स सी इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या है. विच सीजन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड हियर. तो कौन सा सीजन जो है ऊपर डिस्क्राइब करा गया है. ऑटम सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन. तो करेक्ट आंसर इज A1 दैट इज ऑटम सीजन. ऑटम सीजन कौन सा होता है, ये सितंबर से स्टार्ट हो जाता है जब पेड़ के पत्ते जो है थोड़े थोड़े गिरने शुरू हो जाते हैं. कहीं पे ब्राउनिश कलर के पेड़ के पत्ते होते हैं, कहीं येलोइश हो जाते हैं. आपने देखा है वो एक ऐसा सा पत्ता होता है, उसको ऑटम सीजन को उसके थ्रू शो करा जाता है यूजुअली एंड इट इज़ ब्राउनिश इन कलर्स. पत्ते जो हैं झड़ने शुरू हो जाते हैं. व्हेन ट्रीज शेड देयर लीव्स इट्स ऑटम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कहते भी इसको पतझड़ का महीना ही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन दिस लाइन. येलो सितंबर सनलाइट, तो आपको सितंबर सनलाइट में पोएटिक डिवाइस ढूंढना है. इज इट एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर या रेपिटेशन. तो करेक्ट आंसर इज दिस वन. ओह सॉरी, A1 दैट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्यों है, बिकॉज यू कैन सी हियर सितंबर में S और सनलाइट में S इज रिपीटेड. तो ये क्या है, एलिट्रेशन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सीजन ऑन लिबर्नम ट्री. तो आपको ये बताना है कि जो सीजन चल रहा है ऑटम सीजन, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, हमारे लिबर्नम ट्री के ऊपर. तो ऑप्शन ए द लीव्स वर फ्रेश एंड ग्रीन. ऑटम सीजन की वजह से लीव्स फ्रेश और ग्रीन हो गई थी. ऑप्शन बी द लीव्स ऑफ द ट्री हैव टर्न येलो एंड सीड्स फॉल डाउन. तो मतलब कि जो लीव्स है वो येलो हो गई और सीड्स गिरने लगे बिकॉज ऑफ ऑटम. ऑप्शन सी द लीव्स वर कवर्ड विद स्नो या फिर ऑप्शन डी देयर वर नो लीव्स ऑन द ट्री. तो करेक्ट आंसर इज B1. क्या होता है देखो, हमें ऊपर बताया भी है ऑटम सीजन में सारे के सारे पत्ते जो है पीले हो चुके हैं, येलो हो चुके हैं और सीड्स गिरने शुरू हो गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट मूविंग. अब ऊपर जो हमारा केस आपको गिवन है वहाँ पे हमें वर्ड्स गिवन है दैट इज जिनका मीनिंग क्या है, नॉट मूविंग. लेट अस सी द केस फर्स्ट. एक है क्या, बी स्टिल, सी साइलेंट या डी बोथ B एंड C. तो गाइज यहाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. लेट मी टेल यू दैट क्वाइट यहाँ पे जो मतलब है, यहाँ पे क्वाइट का मतलब वो चुप रहने वाला क्वाइट नहीं है. यहाँ पे क्वाइट मतलब है अ स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट होती है ना, क्वाइट तुम कहते हो ना लिटिल बिट जैसे बोला जाता है, वैसे ही क्वाइट साइलेंट. ऊपर देखो आप, मैं आपको पोएम से फिर से दिखा देती हूँ. ये देखो, अगर आप सडनली इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ लिखा है लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल. ठीक है, आप सोचोगे क्वाइट मतलब कि जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस वाला क्वाइट है. नहीं, यहाँ पे साइलेंट मतलब है, ठीक है, नॉट मूविंग है, बट यहाँ क्वाइट स्टिल. क्वाइट स्टिल मतलब क्या हुआ, क्वाइट स्टिल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाइट हेयर. यहाँ क्वाइट का मतलब है थोड़ा सा. ठीक है, लिटिल बिट स्टिल. ओके, तो यहाँ पे क्वाइट का मतलब शांत से नहीं है और नॉट मूविंग से नहीं है. इट इज शोइंग, यू कैन से दैट
क्वांटिटी। ओके, तो लेट अस सी कौन से वर्ड है जो नो मूवमेंट शो कर रहे हैं। क्वाइट, स्टिल, साइलेंट, बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी होंगे बिकॉज स्टिल मतलब भी नहीं हिलना एंड हियर साइलेंट इज ऑल्सो लाइक इट्स नॉट मूविंग एट ऑल। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज लिबर्नम टॉप मीन्स हियर? लिबर्नम टॉप का मतलब क्या है यहाँ पे? द टॉप पार्ट ऑफ द लिबर्नम ट्री, द टॉप ऑफ अ ट्री, द ब्रांचेस ऑफ लिबर्नम ट्री डज नॉट मीन एनीथिंग। तो करेक्ट आंसर इज A1। जो टॉप पार्ट है लिबर्नम ट्री का उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है पोएम में, इसलिए लिखा है द लिबर्नम ट्री का टॉप पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट हैज़ हैपेंड टू द ट्री? अब आपको ये बताना है द ट्री को क्या हुआ है। द ट्री इज कवर्ड विद स्नो, द लीव्स ऑफ द ट्री टर्न येलो एंड आर फॉलिंग डाउन, द लीव्स ऑफ द ट्री वर फ्रेश ग्रीन, द ट्री वॉज शेडिंग लीव्स। तो करेक्ट आंसर इज B1, दैट लीव्स जो थी येलो हो गई थी और गिर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज द एंटोनियम ऑफ नॉइजी। नॉइजी का एंटोनियम बताना है आपको। क्वाइट, क्वाइट, हश, साइलेंट। तो एग्जैक्टली वही। अब सडनली अगर आप एक्सट्रैक्ट देखोगे ऊपर आपको सोचोगे अरे क्वाइट लिखा है, क्वाइट और नॉइजी नहीं, वो वहाँ QUITE वाला क्वाइट लिखा है, दैट मीन्स लिटिल बिट, यू कैन से दैट। और क्वाइट मतलब होता है चुप रहना, तो यहाँ पे साइलेंट होगा हमारे नॉइजी का एंटोनियम। क्या होगा? साइलेंट। तो करेक्ट आंसर इज D1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। द गोल्डफिंच कम विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, densely cast reserved and alert and abrupt, she enters the thickness and the machine starts up, chitterings and the tremors of wing and trillings। तो ये हमें केस गिवन है दैट जैसी गोल्डफिन जो है आती है तो सडनली ट्री पे लाइफ आ जाती है, फिर वो अंदर जाती है और एक मशीन स्टार्टअप हो जाती है। दैट मीन जो उसके बेबीज है दे स्टार्टेड चिटरिंग अप, दैट उनको फूड चाहिए था। द क्वेश्चंस, हु इज शी इन द सेकेंड लाइन, यानी कि ये वाली लाइन जो है, सॉरी, हु इज शी इन द फोर्थ लाइन होना चाहिए। हु इज शी इन द फोर्थ लाइन, कौन है शी यहाँ पे? शी इज स्पैरो, she is the mother goldfinch, she is the mother bird, she is the baby goldfinch। तो करेक्ट आंसर विल बी B1, दैट इज she is the mother goldfinch। अब गलती से आप लोग एग्जाम में ना कंफ्यूज होके she is the mother bird अगर आप कर दोगे, जैसे आप सोचोगे बर्ड ही तो आई थी और मदर बर्ड थी वो, तो सी कर देते हैं, नहीं वो गलत होगा। वाई? बिकॉज हमें मेंशन है बुक में दैट ये कौन सी गोल्डफिंच बर्ड आई है, तो अगर आप बर्ड सिंपल पे करोगे तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, B1, दैट इज शी इज द मदर गोल्डफिंच। नेक्स्ट देखते हैं, विच पोएटिक डिवाइस हैव बीन यूज्ड इन द थर्ड लाइन? स्लीक एज लिजर्ड, एज आ रहा है मतलब क्या है? सिमिली है। एज और लाइक जहाँ पे भी यूज होता है हमें बचपन से पता है वो होती है सिमिली। ठीक है, तो एल्ट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, रेपिटेशन, ऑप्शन नंबर B सही है, सिमिली। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन लाइन एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट? तो आपको बताना कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, रेपिटेशन। तो करेक्ट आंसर इज एलिट्रेशन। भी देख रहे हो ए 4 बार रिपीट हुआ है ए वर्ड, ए लेटर हमारा, तो एलिट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज शी बीन कंपेयर टू? पहले शी कौन है? शी कौन है? मदर गोल्डफिंच है, उसे किससे कंपेयर करा है? लिजर्ड से, इंसेक्ट से, बटरफ्लाई से, लेडी बग से। करेक्ट आंसर A1, दैट इज लिजर्ड। ठीक है, व्हाट डज थिकनेस मीन्स हियर? वो बोल रहे ना शी वेंट इन टू द थिकनेस। अब यहाँ थिकनेस मतलब क्या है? इनसाइड द ट्री, inside the bird house, लेबर्नम ट्री ब्रांचेज एंड लीव्स या नन। तो करेक्ट आंसर है C1। यहाँ थिकनेस से मतलब है जो लेबर्नम ट्री की ब्रांचेज है और जो उसकी लीव्स है वो उसके अंदर चली जाती है जहाँ पे उसका नेस्ट होता है। तो करेक्ट आंसर है C1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाट डज द वर्ड चिटरिंग मीन्स हियर? चिटरिंग मतलब क्या होता है? अ हाई पिच नॉइज, अ लो पिच नॉइज, सिंगिंग ऑफ अ बर्ड, नन। तो करेक्ट आंसर इज A1। चिटरिंग मतलब क्या है? हाई पिच्ड नॉइज। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज अ गोल्डफिंच? अब ये गोल्डफिंच क्या है? अ बर्ड, अ स्क्विरल, अ क्रो या अ पैरेट? तो करेक्ट आंसर इज A1। गोल्डफिंच एक टाइप की बर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड एक्सट्रैक्ट रिप्रेजेंट मूवमेंट? अब आपको ये बताना है कौन सा वर्ड है ऊपर एक्सट्रैक्ट में जो मूवमेंट शो कर रहा है। एब्रप्ट, होल, होल या ट्रेमर? तो करेक्ट आंसर इज D1, दैट इज ट्रेमर। ट्रेमर वर्ड जो है मूवमेंट शो कर रहा है। बाय द वर्ड स्लीक इन द पोएम। तो स्लीक वर्ड किसके लिए यूज करा गया है पोएम में? गोल्डफिंच के लिए, बर्ड के लिए, लिजर्ड के लिए, टॉप ऑफ द ट्री के लिए। तो करेक्ट आंसर विल बी A1, गोल्डफिंच के लिए। अगेन यू हैव टू रिमेंबर दैट अगर आप बर्ड पे टेक करोगे तो वो गलत होगा, गोल्डफिंच विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the machine refer to in the extract? बोला है ना, she enters the thickness and machine startup। मशीन क्या है यहाँ पे?
नेस्ट ऑफ द गोल्डफिंच वेयर यंग वंस आर स्टेइंग, गोल्डफिंच बर्ड, नेस्ट ऑफ द स्क्विरल ऑन दैट ट्री, या डी नन। तो करेक्ट आंसर इज A1। जो गोल्डफिंच बर्ड का नेस्ट है उसको बोला गया है जैसे वो जाती है उसके बच्चे ची 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 करके जो है वो अपनी मदर से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर। एंड आई होप अब तक आप समझ चुके होंगे कौन सा पोएटिक डिवाइस है ये, सडननेस, अ स्टार्टलमेंट। तो एस एंड एस इज रिपीटिंग, द पोएटिक डिवाइस कौन सा होगा, एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, रेपिटेशन, टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप तुम सब सही हो गए अगर आपने एलिट्रेशन बोला होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, और हमारा नेक्स्ट केस आ गया है, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, she stokes it full then flirts out to a branch end showing her barred face identity mask। ओके, तो यहाँ पे हमें समझाया था दैट इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। कौन है इंजन, मदर गोल्डफिंच बर्ड है इंजन। क्यों, बिकॉज वही जो है सारा का सारा खाना जो है अपने बच्चों के लिए लेकर आ रही है। जस्ट लाइक ट्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंजन होता है, वैसे ही उनकी फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, मदर गोल्डफिंच बर्ड। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, वो बच्चों को खाना खिला के ब्रांच के एंड पे जाती है और अपना फेस दिखाती है थोड़ा सा। हु इज़ रेफर्ड एज इंजन हेयर, इंजन कौन है, बेबी गोल्डफिंच, मदर गोल्डफिंच, फादर गोल्डफिंच या लिबर्नम ट्री। तो करेक्ट आंसर विल बी, बताओ जल्दी से, येस यू आर राइट, B1 दैट इज मदर गोल्डफिंच। ओके, नेक्स्ट, इंजन ऑफ हर फैमिली, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज हेयर, इंजन ऑफ हर फैमिली में A एलिट्रेशन, B सिमिली, C मेटाफर या D रेपिटेशन। तो गाइज यहाँ पे क्या यूज हुआ है, C ऑप्शन इज करेक्ट वन, मेटाफर यूज हुआ है दैट शी इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। ओके, तो लिख लो आप अपने पास में, इंजन ऑफ हर फैमिली में मेटाफर यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज शी इन द अबव लाइन, शी इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी कौन है यहाँ पे, बेबी गोल्डफिंच, मदर गोल्डफिंच, लीव्स या लिजर्ड। तो करेक्ट आंसर विल बी B1 दैट इज मदर गोल्डफिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the meaning of the word Stokes here in the poem? पोएम में स्टोक्स का मतलब बताना है, स्टोक्स का रियल मीनिंग जो पोएम में मतलब है। देखो स्टोक्स का मतलब क्या होता है यूजुअली में, दैट एडिंग फ्यूल टू द फायर। ठीक है, जब आप इन फायर जो जल रही होती है अगर उसमें फ्यूल ऐड कर रहे हो तो उसको स्टोक कहते हैं। ठीक है, अब जो है आपको ये बताना है पोएम में स्टोक का मतलब क्या है, ऐड कोल और अदर सॉलिड फ्यूल। ठीक है, ऑप्शन बी टू ऐड फ्यूल टू अ फायर, ऑप्शन सी टू फीड बेबी गोल्डफिंच, या डी नन। तो करेक्ट आंसर विल बी C1। समझो इस चीज़ को, यहाँ रियल मीनिंग स्टोक का क्या है, दैट यू आर एडिंग फ्यूल। ठीक है, रियल मीनिंग क्या है, एडिंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, बट इस पोएम में यहाँ पे क्या मतलब है स्टोक्स का, फीडिंग द बेबी गोल्डफिंच। ठीक है, जैसे वो मदर ला के बच्चों को फीड करती है तो पोएट ने क्या वर्ड यूज़ करा है, स्टोक्स वर्ड यूज़ करा है उसके लिए, बिकॉज जस्ट लाइक हम फायर को फायर अप करने के लिए फ्यूल ऐड करते हैं, वैसे ही मदर गोल्डफिंच जो है वो बेबी गोल्डफिंच को फीड करिए सो दैट वो जल्दी से बड़े हो जाए एंड वो भी उड़ने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज हब्बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। अब वो ऊपर लिखा है ना कि जैसे वो बच्चों को फीड करती है फिर वो बाहर आती है एंड शोज अ बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। इसका मतलब क्या है, A because she was yellow in color, B bird's face had a black identity mark and a symbol of recognition, C she was hiding her face with her feathers, ऐसा मुंह छुपा रही थी अपना। None। तो करेक्ट आंसर विल बी B1 करेक्ट वन। ऊपर मैंने आपको फोटो दिखाई थी जो गोल्डफिंच बर्ड होती है उसके यहाँ पे कुछ ब्लैक होता है एंड वो उसके एक आइडेंटिटी मास्क की तरह काम करता है, आइडेंटिटी मार्क की तरह काम करता है। वाई, बिकॉज देखो वो ट्री लेबनम ट्री जो होता है येलो कलर का होता है और वो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो भी येलो कलर की है। तो यूजुअली अगर आप लेबनम ट्री के ऊपर जो है येलो कलर की बर्ड को बैठे हुए देखोगे तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ट्री भी येलो बर्ड भी येलो। बट जो ये गोल्डफिंच है हम उनसे कैसे पहचान सकते हैं, बिकॉज उसके पास एक बार्ड फेस आइडेंटिटी मार्क है। अभी बार्ड का मीनिंग भी हम देखेंगे, मतलब कि एक ब्लैक सा आइडेंटिटी मार्क है उसकी बॉडी के ऊपर, उसी वजह से वो उस लेबनम ट्री पे बैठी हुई विजिबल होती है हमारे को, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा येलो ट्री पे येलो बट वो जो बर्ड है हमारी येलो वाली गोल्डफिंच उसके जो फेस है उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक है और उसकी वजह से हम उसे पहचान लेते हैं। तो बार्ड फेस आइडेंटिटी मार्क मतलब क्या है, बर्ड्स फेस हैज अ ब्लैक आइडेंटिटी मार्क एंड अ सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन, तभी लिखा है सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन। तो B1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन बार्ड फेस आइडेंटिटी मार्क। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, सिमिली, मेटाफर, रेपिटेशन। तो करेक्ट आंसर इज A1 ट्रांसफर्ड एपिथेट। एंड अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस नहीं आते हैं सो आई हैव मेड वन वीडियो ऑन पोएटिक डिवाइसेस सेपरेटली जिसमें मैंने सारे पोएटिक डिवाइसेस समझाए हैं, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर्ड एपिथेट वाज यूज इन द पोएम। तो अब आपको बताना है पूरी पोएम में ट्रांसफर्ड एपिथेट कहाँ पे यूज हुआ है। ये क्वेश्चन आपको सेपरेटली भी आ सकता है। लेट अस सी, हब्बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क में, इंजन ऑफ हर फैमिली में, स्लीक एज लिजर्ड में, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर A1 हब्बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क में
ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बार्ड? बार्ड मतलब क्या है यहाँ पे? ए स्ट्राइपी, बी कलरफुल, सी डार्क या डी स्पॉटेड। तो करेक्ट आंसर इज A1। बार्ड फेस आइडेंटिटी मार्क मतलब क्या है? स्ट्राइपी। जो उसका ये फेस है ना, समझ लो कि ये हमारी गोल्डफिंच बर्ड है, तो उसका जो ये यहाँ पे फेस है वहाँ पे कुछ ऐसा ब्लैक सा भी, मैं तुम्हें ऊपर फोटो में दिखाया भी है। तो बार्ड मतलब क्या है? A1 दैट इज स्ट्राइपी। ओके, तो करेक्ट आंसर इज A1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लर्ट्स आउट? लिखा है ना, शी फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। फ्लर्ट्स आउट मतलब क्या है? फ्लर्ट कर रही है बेबी गोल्डफिंच, मदर गोल्डफिंच? नहीं, फ्लर्ट नहीं कर रही है वो। फ्लर्ट मतलब आपको यहाँ से बताना है, फ्लर्ट मतलब है, फ्लर्ट आउट मतलब है लीड ऑन टू, रन टू, फ्लाई टू या नन। तो करेक्ट आंसर विल बी A1 लीड ऑन टू, यानी कि वो बाहर आती है, शी लीड्स टूवर्ड्स द ब्रांच। ओके, ऐसे वो ब्रांच पे चली जाती है। सो फ्लर्ट्स आउट मतलब यहाँ पे क्या है? लीड ऑन टू। ठीक है, तो A1 इज करेक्ट वन। अब आ गए हैं हमने लास्ट एक्सट्रैक्ट पे, लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन पे। लेट अस सी, देन विद eerie delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards infinite and the laburnum subsides to empty. Okay, let's see the question based on it. What is the meaning of word eerie here? eerie मतलब यहाँ पे क्या है? weird, strange, melodious, both A and B। तो करेक्ट आंसर इज D1 both A and B। eerie मतलब होता है weird, कुछ अजीब सा, और strange दोनों का मतलब क्या है? eerie। तो करेक्ट आंसर विल बी D1 दैट इज both A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन, which word from the extract means the same as strange and mysterious? कि extract में कौन सा ऐसा word यूज हुआ है जिसका मतलब strange और mysterious है? delicate, eerie, infinite, whistle chirrup। तो करेक्ट आंसर इज B1 that is eerie। नेक्स्ट क्वेश्चन, who made eerie delicate whistle chirrup? कौन कर रहा था ऐसे? मदर गोल्डफिंच, बेबी गोल्डफिंच, कुकू बर्ड या लिजर्ड कर रही थी? तो करेक्ट आंसर इज मदर गोल्डफिंच, ऑप्शन नंबर A। लॉन्चेस मीन्स इन द एक्सट्रैक्ट, लिखा है ना, शी लॉन्चेस अवे टू द इनफाइनाइट। तो लॉन्चेस मतलब क्या है? A रनिंग, B जम्प्ड, C फ्लाइंग या D डाइव। तो करेक्ट आंसर इज C1 दैट इज फ्लाइंग। वो उड़ के आसमान में चली जाती है। एक क्वेश्चन और है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट डज इनफाइनाइट रेफर हियर? इनफाइनाइट मतलब यहाँ पे क्या? इनफाइनाइट मतलब है द एंडलेस स्काई। ओके, तो ये याद रखना, इनफाइनाइट मतलब यहाँ पे है एंडलेस स्काई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एंड द लेबर्नम सबसाइड्स एम्प्टी मीन्स। लेबर्नम सबसाइड्स एम्प्टी, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन A, गोल्डफिंच फ्लू अवे इन द स्काई, ऑप्शन B, ट्री चेंज इट कलर, ऑप्शन C, ट्री शेड ऑल द लीव्स, या ऑप्शन D, बेबी गोल्डफिंच स्टार्ट्स फ्लाइंग। तो आपको बताना है ट्री सबसाइड्स एम्प्टी मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, ऑप्शन A इज द करेक्ट वन, दैट गोल्डफिंच फ्लू अवे इन द स्काई। तो जैसे गोल्डफिंच उड़ के वापस चली जाती है उस ट्री पे से आसमान में, तो फिर से जो लेबर्नम ट्री है वो स्टिल हो जाता है और जो है साइलेंट हो जाता है जैसे वो पहले था। तो पोएम में हमें दो फेज दिखाया है, पहले बिल्कुल ट्री स्टिल और साइलेंट है, देयर इज नो लाइफ, इट इज़ वेरी, यू कैन सी दैट से दैट डेड लाइट, बट जैसे ही मदर गोल्डफिंच आती है उसमें एक लाइफ आती है, एंड जब वो बच्चे को खाना खिला के दोबारा उड़ के चली जाती है तो लेबर्नम ट्री फिर से साइलेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज ट्री इन द एंड व्हेन द बर्ड फ्लू अवे? ट्री आखिरी में कैसा हो जाता है व्हेन द बर्ड फ्लू अवे? तो आपको बताना है, इट वॉज साइलेंट, क्वाइट स्टिल अगेन, नथिंग चेंज, इट वॉज फ्रेश एंड लाइवली, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर विल बी A1, इट वॉज स्टिल, ये वाला, इट वॉज साइलेंट, क्वाइट स्टिल अगेन। तो पोएट ने बताया ना पहले जैसा हो गया था, तो पहले कैसा था वो? स्टिल, क्वाइट, साइलेंट, तो वही हो गया हमारा लेबर्नम ट्री फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एंड नाउ ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एंड इसलिए मैंने इनको डायरेक्ट बता दिया आपको। लेट अस सी व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। ठीक है, तो पोएम की राइम स्कीम अगर पूछी जाए तो देयर इज़ नो डेफिनेट राइम स्कीम ऑफ द पोएम। ठीक है, तो पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेबर्नम इज़ कॉल्ड इन योर लैंग्वेज? यानी कि इंडिया में हम लोग जो है लेबर्नम ट्री, हमने कभी सुना नहीं होगा आप लोगों ने लेबर्नम ट्री कौन सा होता है, तो हमारे इंडिया में यहाँ पे लेबर्नम ट्री को क्या बोला जाता है? अमाल्तास। ठीक है, तो याद रखना फॉर योर एग्जाम, बिकॉज इस साल अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंडिया में लेबर्नम ट्री इज अमाल्तास। ठीक है, स्पेलिंग भी याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन विसल चिरप? आपको ये बताना है जो विसल चिरप है इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? ओनोमेटोपोई, सिमिली, मेटाफर, रेपिटेशन। तो करेक्ट आंसर इज A1, ओनोमेटोपोई, बिकॉज ये साउंड वर्ड्स हैं, विसल एंड चिरप, यू कैन फील सम साउंड व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग इट, तो इसलिए करेक्ट आंसर विल बी A1 दैट इज ओनोमेटोपोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन बर्ड इज लाइक द गोल्डफिंच बर्ड? इंडिया की कौन सी बर्ड है जो गोल्डफिंच बर्ड जैसी होती है? इंडियन लुटिनो रिंगनेक। ठीक है, इंडियन लुटिनो रिंगनेक इज लाइक द गोल्डफिंच बर्ड, आप इसको याद रख लो। ओके, कि इंडिया की कौन सी बर्ड है जो गोल्डफिंच बर्ड जैसी है। क्वेश्चन, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 39, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, What do you notice about laburnum tree
बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, मतलब कि आपने लेबर्नम ट्री को शुरुआत में आपने क्या चीज़ नोटिस करी है, पोएम के एंड में आपने लेबर्नम ट्री के बारे में क्या चीज़ नोटिस करी। ऑप्शन ए, द लेबर्नम ट्री इज़ लाइवली, आपने ये नोटिस करा। ऑप्शन बी, इन द बिगनिंग लेबर्नम ट्री इज साइलेंट एंड इन द एंड ऑफ द पोएम अगेन इट ड्रिफ्ट्स इनटू साइलेंस एंड एम्प्टीनेस। ऑप्शन बी में लिखा है कि शुरुआत में भी जो लेबर्नम ट्री था बहुत साइलेंट था और पोएम के एंड होते होते वो फिर से जो है साइलेंट हो जाता है और एम्प्टी हो जाता है। या ऑप्शन सी, देवर न्यू लीव्स इन लेबर्नम ट्री, या फिर पोएम के एंड में नए पत्ते निकल आते हैं लेबर्नम ट्री के। या ऑप्शन डी, द लेबर्नम टॉप वॉज कवर्ड विथ स्नो एट द एंड, या फिर पोएम के एंड में लेबर्नम ट्री जो है वो स्नो से कवर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी B1। क्या है, इन द बिगनिंग लेबर्नम वॉज साइलेंट, मतलब शुरुआत में भी साइलेंट था एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम फिर से लेबर्नम ट्री साइलेंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी B1। ओके, अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज नेम द पोएम एंड द पोएट। एंड ये चीज़ आपको पता है दैट इट इज़ आर ट्रेडिशन, चाहे 9th to 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, 9th to 12th जितनी भी इंग्लिश की वीडियोस बनाती हूँ, मैं कभी भी ऑथर का नाम नहीं बताती हूँ। दिस इज़ योर टास्क टू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट ऑथर के नेम क्या है, बिकॉज इससे यानी कि पोएट का नेम क्या है, इससे आपको एग्जाम के लिए विदाउट एनी एफर्ट आप इसको लर्न कर पाओगे। ओके, सो टेल मी डाउन द पोएट नेम इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स गाइज। हमने 40 क्वेश्चन करे हैं इस चैप्टर के इस पोएम के, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ आपके सारे लिटरेरी डिवाइस कवर हो चुके हैं, सिनोनियम एंटोनियम पार्ट कवर हो चुका है, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आई हैव आल्सो ट्राइड टू इंक्लूड इन इट, एंड द नेम ऑफ द लेबर्नम ट्री इन इंडिया एंड द नेम ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड इन इंडिया, द बर्ड विच इज लाइक गोल्डफिंच इन इंडिया। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर की जो आपको याद रखनी है। पोएम नहीं पढ़ी है तो पोएम पढ़ लो, एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, इस पोएम के नोट्स, समरी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, MCQ क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है। मैंने सारा ही 11th इंग्लिश का सिलेबस अपने इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड करा है। सो इफ़ यू आर इन क्लास 11 यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पे सारे पोस्ट डले हुए हैं। हाईलाइट सेक्शन चेक करना, 11th इंग्लिश सारे ही चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। यू कैन सेव द पोस्ट इन योर फोन एंड कभी भी आप उनको जो है रिविजन कर सकते हो, उनसे अपने नोट्स बना सकते हो, ओके, और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। सो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।